बेनकाब किस्त नंबर 30। बस बहुत हो चुका, तुम्हारी इस बीमारी वगैरह का ड्रामा, और अब तुम्हें काम शुरू कर देना है। मदन लाल ने मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे और मुलाकात के लोग आ रहे थे जब मदन लाल ने अचानक कुछ देर के लोगों की मुलाकात ज़रूरी पैगाम के नाम पर रुकवाकर मुझसे बात कही थी। क्या मतलब? मैंने हैरतज़दा लहजे में कहा। चंद घंटे पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे, अब अचानक ये तब्दीली कैसी? लेकिन मेरे फिक्रे का इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो भी बयान मेरा था और ये भी बयान मेरा है। इसने रटाई की बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ते हुए कहा। जब वो बयान दिया था तो हालात अब जैसे नहीं थे, इसलिए अब ये बयान दे रहा हूँ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उस वक्त आती थी जब वो बहुत खुश होता था। हालात को अब क्या हो गया है? मैंने पूछा। एक तब्दीली तो ये आई है कि अटल बिहारी वाजपेयी यानी जन सिंह इस बात पर तैयार हो गए हैं कि खा कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन ऐसा आदमी हरगिज़ ना बने जिसके नज़रियात पर बाएं बाजू की छाप हो, क्योंकि ऐसे शख्स के वज़ीर आज़म बन जाने का मतलब ये होगा कि जन सिंह और आरएसएस ने इतनी कुर्बानियों के बाद जो कुछ हासिल किया वो मिट्टी में मिल जाए। इसने मुस्कुराते हुए यूँ कहा जैसे ये सब कुछ इसकी ईमा पर हुआ हो, और अब तुम अमेरिकी कौंसल जनरल से मिलकर इस तब्दीली को मज़ीद मुस्तहकम करोगे। वो अपने हमायतियों खुसूसन जंग सिंह को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि इस तरह के तमाम अफराद की राह में दीवार बल्कि दीवारें चीन बन जाए। मदन लाल जब बोलने पर आता था तो बगैर कुछ सुने बोलता चला जाता था, और तुम्हारे ताल्लुकात दिल्ली से जाने से पहले इससे बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम बआसानी ये काम कर सकते हो। लेकिन मुझसे तो मार्क टली ने फ़ोन पर कहा था कि वो 7 और 7:30 के दरमियान आकर मुझे अपने घर ले जाएगा, जहाँ मेरी मुलाकात अमेरिकी सफ़ीर से होगी, क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने मार्क टली से होने वाली गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब इसे बताते हुए कहा। ये तो और भी अच्छी बात है, तुम बराह रास्त सफ़ीर से ही बात कर लो। मदन लाल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। इस तरह दरमियानी वास्तों के बगैर बराह रास्त बात होगी और तुम बआसानी अपना मतमय नज़र समझा सकोगे। मदन लाल एक लम्हे को बोलते बोलते रुका तो मुझे मौका मिल गया। मदन लाल साहिब, इस तरह तो आप भी लक्ष्मी पंडित का शिकार करते करते चरण सिंह को वज़ीर आज़म बनवा देंगे, जिसकी पार्टी भारतीय लोकदल अमरीकी तर्ज तजारत यानी फ्री ट्रेड को अवलियत देती है। मेरा लहजा तंजिया था, लेकिन मदन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सतही नज़र से देखने वालों को ये प्लान इसी तरह का महसूस होगा। मदन लाल ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन सियासत के नौमौलूद अल्लामा जन सिंह और लोकदल के अपने मौक़ों पर सख्ती से जम जाने की सूरत में जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और कांग्रेस और फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों को भी अपने मौक़ों पर जमने का मौका मिल जाएगा और बेवकूफ़ों की लड़ाई से बंदर फ़ायदा उठा ले जाएगा। मदन लाल ने अपने प्लान को मज़ीद वजाहत करते हुए कहा। यहाँ बंदर से तुम्हारी मुराद मिराज जी हैं। मैंने इसका फिक्रा इसी पर लौटाते हुए कहा। हम हिंदुओं के लिए बंदर एक मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस जानवर है, इसलिए मैं तुम्हारे तबसरे का बुरा नहीं मानूंगा। मदन लाल बहुत कम ऐसे मूड में नजर आता था जैसा इस वक्त था कि खुशी इसकी रग रग से फूटी पड़ रही थी। प्लान तो वाकई आपने बहुत खूबसूरत बनाया है, इर्तिका ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। प्लान मेरा नहीं, उस कमीने विजय का बनाया हुआ है। मदन लाल ने अपनी तारीफ का सेहरा विजय को पहनाते हुए कहा। इर्तिका की मौजूदगी की वजह से बात विजय के कमीने होने पर टल गई थी, वरना बात बहुत आगे तक भी जा सकती थी। मदन लाल के गुस्से और प्यार का फ़र्क सिर्फ इसके लहजे और अंदाज से लगाया जा सकता था, वरना अल्फाज हर बार एक ही तरह के होते थे। वैसे यार सिकंदर, तू अपने साथ हीरा लेकर आया हीरा। मदन लाल जब किसी की तारीफ़ करता तो इसकी कोशिश होती कि इसे ओजे सुरैया से भी ऊंचे मुकाम पर फाइज कर दे। यार इसके दिमाग में तो कंप्यूटर फिट है, उधर प्रॉब्लम डालो उधर मसले का हल मौजूद। भाई क्या बंदा मिला है। मदन लाल ने इस पे आदत झूम झूम कर तारीफ़ करते हुए कहा। तुझे पता है क्या हुआ था? इतने अरसे साथ काम करने के बाद मुझे मालूम हो चुका था कि इस तरह के सवाल अपनी दास्तान सुनाने के लिए करता है, इसलिए खामोश रहा। लेकिन इर्तिका खामोश न रह सकी। क्या हुआ था? इसने सवाल कर डाला और मदन लाल का रुख इसकी जानिब हो गया। हम यहाँ से निकले तो मैंने सोचा था कि इस लड़के को अपनी जगह बिठाकर कुछ काम कर लूँगा और वो आने वाली खबरों के नोटिस लेता रहेगा कि किस इलाके में क्या सूरत हाल है। लेकिन इसने तो रास्ते में ही बल्कि गाड़ी में बैठते मुझसे कह दिया कि मदन लाल जी, मुझे उस बड़ी बी के तेवर सही मालूम नहीं होते। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम इस मौका पर कर भी कर सकते हैं। तो वो फ़ौरन शुरू हो गए, क्यों नहीं कर सकते? वाजपेयी साहब से मेरी इस्लाम दुआ है तो सिकंदर साहब के तवस्सुल से हो चुकी है। मैं इनके कैम्प में दाखिल हो जाता हूँ और इन्हें ये पट्टी पढ़ाता हूँ। बाकी काम आप संभालें और अमरीकियों का ठेका सिकंदर साहब को दे दे। मदन लाल रवाली से बोले जा रहा था, लेकिन मैं इसके अल्फाज से ज़्यादा तवज्जो से इर्तिका के चेहरे को देख रहा था, जहाँ कोसों कज़ा के मुख्तलिफ रंग बिखरते जा रहे थे।
जैसे मदन लाल विजय की नहीं बल्कि खुद इसकी तारीफ कर रहा हो। फिर इसने खुशी से लबरेज आवाज़ में कहा, फिर क्या, चुटकियों में मसला हल। अब तो वो वाजपेयी का ख़ास आदमी बना हुआ है। 1 घंटा पहले वो दोनों मेरे पास आए थे और वाजपेयी ने मुझसे तकरीबन वही बातें की जो थोड़ी देर पहले विजय करके जा चुका था। एक इजाफा तो अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अब हिंदुस्तान की किस्मत एक शूदर के हाथ में तो नहीं दी जा सकती। इर्तिका के चेहरे पर खिलते हुए रंग जो कहानी सुना रहे थे, मेरा जहन इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका मतलब है कि विजय का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इसने अजीब ख्वाबनाक से लहजे में कहा, ऐसा वैसा। मदन लाल ने भी नहले पे दहला लगाते हुए कहा, वैसे तुझे हीरा मिला कहाँ से? मदन लाल ने मुझसे सवाल किया। ये इस यूरान का बेटा है जिससे तुम्हें बुग़्ज़ की हद तक चिढ़ है और जिसकी कोई फिल्म देखना तुम पसंद नहीं करते बल्कि इसकी तारीफ करने वालों को भी अहमक करार देते हो। मैंने मदन लाल को छेड़ने की गर्ज से कहा क्योंकि इस यूरान के सिलसिले में इसका रवैया इसी तरह का था। दफ्तर में तमाम लोग इसे और बातों की तरह मदन लाल की निराले मंतक करार देते थे, लेकिन वो अपनी इस बात पर डटा हुआ था। मैंने जो बात मजाक में से छेड़ने के लिए कही थी, इसका असर मदन लाल पर बिल्कुल इसके उलट हुआ जो आज तक होता आया था। कहाँ वो मदन लाल जो भी चंद सेकंड पहले हंस रहा था, कहके लगा रहा था, वही अब अचानक बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे इसे सकता हो गया हो। मदन लाल जी, मैं और इर्तिका इसकी अचानक बदलने वाली हालत पर हैरतज़दा थे, लेकिन इसे मुखातिब करने की इब्तिदा इर्तिका ने ही की थी। मदन लाल, मैंने भी अपने बिस्तर से उठते हुए कहा, लेकिन इर्तिका यह भी मुझसे एक कदम आगे रही। इसने तेज़ी से मदन लाल को झंझोड़ा। मदन लाल जी होश में आए, आपको क्या हो गया है? इसके लहजे से बुखलाहट वाहिद सी थी, खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इसे क्या हो गया है। इर्तिका के झंझोड़े जाने पर इसकी साकित पपोटों में हल्की सी जुम्बश हुई। तूने यही कहा था कि वो, और इसके बाद वो खामोश हो गया। इसकी आवाज़ भी बहुत हल्की थी और इसके होंठों से नाम अदा नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने यही कहा था। मैंने अपना फिक्रा दोहराना चाहा, लेकिन इसके होंठ मजीद कुछ कहने से पहले थिरकने लगे। क्या वाकई विजय नीलम जान का बेटा है? इर्तिका के बारे में मुझे जो खबरें नहीं थी, लेकिन अपनी जगह मैं मजीद हैरत में डूबता चला गया। अखबारी इत्तलात के मुताबिक तो इसका घरेलू नाम कुछ और था, लेकिन ये नीलम का नाम मदन लाल क्यों ले रहा था? इसे कैसे मालूम हुआ कि इसका एक नाम नीलम भी था? क्या वाकई विजय नीलम जान का बेटा है? लखनऊ की तवाइफ चुन्नी बाई की बेटी नीलम जान का बेटा? मदन लाल अपने हवासों से बेखबर खुली आंखों के साथ बड़बड़ा रहा था और हम दोनों हैरान और परेशानी से देख रहे थे। मगर नीलम ने तो कहा था कि इसके हाँ मुर्दा बच्चा हुआ था। मदन लाल की बड़बड़ाहट में बाकायदगी आने के साथ साथ अब इसकी आवाज़ भी कदरे बुलंद हो गई थी। उसने तो कहा था कि छठे माही। इससे मुझसे ये झूठ क्यों बोला? अब की बार इसकी खुद कलामी इतनी बुलंद थी कि हमें शक हुआ कि अब भी अगर इसे नहीं टोका गया तो फिर आवाज़ें बाहर जाने लगेगी। मदन लाल, अब की बार मैंने इसे पूरी कुव्वत से झंझोड़ा था। हाँ, इसने मेरे इस तरह झंझोड़ने पर पलकें झपकानी शुरू कर दी। मदन लाल जी, इर्तिका ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, आप इसे अपना माफी ज़मीर अदा करने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल पा रहे थे। आप नीलम जान को जानते हैं? आखिरकार इसने वो सवाल कर ही डाला जो हम दोनों के जहनों में गर्दिश कर रहा था। जानता था। मदन लाल ने एक उदास सी मुस्कुराहट से कहा, मैं इसका कातिल हूँ। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं इसके एतमाद का हथियारा हूँ। अब की बार वो बुलंदतर आवाज़ में बोला था, मैं इर्तिका बीबी, मैं उसका शोहर हूँ। मदन का इंकिशाफ हम दोनों के लिए एटमी धमाके से बढ़कर साबित हुआ था। तो ये मदन लाल जो हमेशा ये दावे करता था कि इसने कभी ख़ानदान का बखेड़ा नहीं पाला था, वही जालिम इंसान जिसने, और इसके आगे सोच की तमाम धारे सूख जाते थे। साधु के चेहरे से नकाब गिर चुकी थी। अब सामने शैतान खड़ा था, वह शैतान जिसका अपना खून इसके खून का प्यासा था। विजय को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि मदन लाल ही इसका बाप है। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही गूंजा था। मदन लाल की अचानक बीमारी ने पूरे प्रोग्राम को दरहम बरहम कर दिया था। कहाँ ये हालत थी कि मैं बीमार बना लोगों से तीमारदारी करवा रहा था, और कहाँ ये हालत हो गई कि पलके झपकाना भी हराम हो गया था। इर्तिका से गुफ्तगू करते हुए मदन ने खुद को नीलम का शोहर होने का एतराफ़ किया था, लेकिन ये एतराफ़ करते हुए इसके चेहरे पर पैदा होने वाला कर्ब ऐसा था कि मैं और इर्तिका दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश खड़े रह गए थे। और फिर मदन लाल की बुलंद होती आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। इसके जुमले मुकम्मल ज़रूर थे, लेकिन इन फिक्रों का आपस में कोई रब्त समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसके एतमाद का हथियारा हूँ। मैंने इसे धोखा दिया था, मगर इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? मैं विजय का बाप हूँ, विजय मेरा बेटा है,
और इसी तरह के बेरब जुमलों की गर्दान करते करते इसकी गर्दन ढलक गई थी। अपनी अपनी जगह मैं और इर्तिका दोनों ही परेशान थे। हालांकि हकीकत ये थी कि हम दोनों ही अपने हवास खो चुके थे, लेकिन फिर जैसे ही मदन लाल होश से बेगाना हुआ, हमारा सकता ख़त्म हो गया। इर्तिका गैर इरादी तौर पर डॉक्टर को पुकारते बाहर की जानिब लपकी और मैदे मदन को झंझोड़ना शुरू कर दिया। अफसानों में पढ़ी हुई और फिल्मों में देखी हुई बेशुमार अमवात मेरी नज़रों के सामने घूमने लगी थी। इर्तिका डॉक्टर को लेकर आई और वो इसे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए, लेकिन जब तक डॉक्टर ने बाहर आकर हमें मदन लाल की ज़िंदगी की खबर नहीं दी, हम दोनों अपनी अपनी जगह इसे मुद्दा ही समझते रहे थे। सिकंदर, अगर डॉक्टर ने वजह दरियाफ्त की तो क्या कहेंगे? इर्तिका ने इस वक्त ये बात कही थी जब डॉक्टर मदन लाल की ज़िंदगी के लिए जंग लड़ने में मसरूफ़ थे। मेरे ख्याल में तो वो वकील और डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने अपनी राय बतलाते हुए कहा, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि अगर इस हकीकत की भिनक भी विजय के कानों में पड़ गई कि मदन लाल इसका बाप है तो इसका रद्दमल क्या होगा। इर्तिका ने भी उसी जानिब इशारा किया था जिसके बारे में मैं सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था। हम डॉक्टर पर यह सूरत हाल वाज़ेह कर देंगे। मैंने इसे वो हल बताया जो मेरी समझ में आ रहा था, लेकिन इर्तिका शायद इससे इत्तफाक नहीं करती थी। लेकिन चूँकि फौरी तौर पर इसकी समझ में दूसरा कोई हल भी नहीं था, इसलिए वो खामोश रही। वैसे भी फ़िलहाल विजय के रद्दमल से ज़्यादा हमारे सामने मदन लाल की ज़िंदगी का सवाल है, मैंने अपनी दलील में वज़न पैदा करते हुए कहा। इर्तिका ये सुनकर चुप रही। देखिए डॉक्टर क्या खबर लाते हैं, इसने मौजू से फरार होने की राह तलाश करते हुए कहा और इसका फ़िक्रा मुकम्मल होने के साथ ही डॉक्टर का चेहरा नमूदार हुआ। बहुत शदीद किस्म का नर्वस अटैक हुआ है, इसने हमारे मुतफक्किर चेहरों की जानिब निगाह डालते हुए कहा। इज़ ही ऑल राइट? इर्तिका ने पूछा। फ़िलहाल, डॉक्टर ने मुख्तसर जवाब दिया। डॉक्टर ने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाया मगर फिर रुककर बोला, अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर 24 घंटे मज़ीद गुजर गए तब हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोजीशन ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर ने अपनी हतमी राय देते हुए कहा और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप दोनों तालीम याफ्ता अफराद की तरह डॉक्टर से कोई बात छुपाए बगैर असल बात बता देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तजर्बाकार डॉक्टर का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। इस अचानक नर्वस अटैक के पीछे कोई राज था। धीरे धीरे डॉक्टर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हम भी इसके साथ कदम बढ़ाते हुए कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर में बैठने का इशारा करते हुए कहा, जब तक हमें सूरत हाल का सही तौर पर इल्म नहीं होगा हम इलाज कैसे कर सकते हैं। जो कुछ हमें मालूम है वो हम आपको बतलाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर की नज़रें इर्तिका पर जम गई। आप लोग गुफ्तगू करें, मैं वहाँ देख लेता हूँ कि क्या पोजीशन है। मुझे अपनी मुलाकातियों की जानिब से परेशानी थी कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। यूँ भी मेरी डॉक्टर और इर्तिका के साथ मौजूदगी कुछ इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। आप अभी विजय को कुछ मत बताइएगा। मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले इर्तिका ने मुझे एक बार फिर ताकीद करते हुए कहा और मैं बगैर कुछ कहे बाहर आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र मार्क टैली की थी, जिसने 7 और 7:30 के दरमियान आने का वादा किया था। मार्क की मुस्तकिल रहाइश दिल्ली ही में थी और अपनी रहायशगाह के एक हिस्से को ही दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन साल का पेशतर वक्त वो सफ़र में रहता था। अभी बांग्लादेश में है तो अगले रोज़ श्रीलंका से खबरें दे रहा था और उससे अगले दिन पाकिस्तान के किसी हिस्से में पहुंचा हुआ होता था। इन दिनों तो यूँ भी इसके पाँव में ज़्यादा चक्कर आया हुआ था। एक हफ्ते के फ़र्क से पाकिस्तान हिंदुस्तान में इंतखाबात होने वाले थे और इसे BBC के लिए इन दोनों की कवरेज करना थी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात 10 मार्च को सुबह इंतखाब के बाद ख़त्म हो जाने थे, लेकिन 7 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए पहले 10 मार्च को सुबह इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया और फिर इसके साथ ही वहाँ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई थी, जिसका फिलवक्त जोर सिर्फ सिंध के 2 शहरों कराची और हैदराबाद में था। मार्क तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता था। इसे हालात को अपने ढंग से बयान करने का कमाल हासिल था और पाकिस्तान में इसका मुफाद हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक से वाबस्ता था। इसलिए वो भड़कती हुई आग पर अपनी तज्जियाती मरासलों का पेट्रोल छिड़क कर आग को मज़ीद भड़काने में मसरूफ़ था। ऐसे माहौल को छोड़कर इसका दहली आना और इन मामलात में मसरूफ़ हो जाना जिनका बराह रास्त इसकी पेशा वराना सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, खाली या जिल्लत नहीं थे। मैं अपने कमरे के करीब पहुंचा ही था कि सामने से मार्क आता हुआ नजर आया। आई एम सॉरी सिकंदर, मुझे आने में कुछ देर हो गई। इसने मेरे करीब आते हुए कहा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। वो चूँकि तयशुदा वक्त से कुछ देर से आया था इसलिए माजरत कर रहा था, लेकिन मेरे जवाब पर इसने एक बार फिर अपनी घड़ी की जानिब देखा। अच्छा, तो फिर मेरी घड़ी कुछ आगे चल रही होगी। इसकी ज़राफ़त के बेशुमार किस्से मशहूर थे और ये हकीकत भी थी कि इसकी ज़ुबान में खासी काट थी। नहीं, तुम्हारी घड़ी तो ठीक है, लेकिन मैं ही कुछ मसरूफ़ हो गया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर चलें, इसने बराह रास्त सवाल करते हुए कहा। चलो। मैंने इसके साथ पहला कदम बढ़ाया ही था कि इंतज़ार करने वालों ने महसूस करके कि मैं जा रहा हूँ मेरी जानिब पेशकदमी कर दी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ,
बल्कि अभी 10-15 मिनट में वापस आ रहा हूँ, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। मैंने अपने जानिब होने वाली पेशकदमी को रोकने की गर्ज से कहा। मेरी वजाहत के बाद वो अपनी अपनी जगह रुक गए। तुम्हें तो वाकई सियासत के दाव पेच आ गए हैं। मार्क ने मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए सरगोशी की। मजबूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए इसकी दाद वसूल करते हुए कहा। हाँ, ये भी ठीक है। मार्क ने मेरी वजाहत कबूल कर ली। मार्क की पुराने मॉडल की कार में बैठकर अभी हम रवाना भी ना हुए थे कि मुझे एक बार फिर वही झूठ बोलना पड़ा। इस बार ये हमारी ही बरादरी के 2 अफराद थे जो मुझसे मिलने के लिए आए थे ताकि अपने अखबार के लिए कोई गर्मा गर्म सुर्खी हासिल कर लें, लेकिन मुझे मार्क टैली के साथ जाता देखकर हमारे करीब आ गए थे। तुम लोग मेरे कमरे में चलकर बैठो, मैं आधे घंटे में फारिग होकर आता हूँ, मैंने इन्हें दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जो कुछ तुम मार्क को बता दोगे इसमें हमारे लिए क्या दिलचस्पी रह जाएगी? इन दोनों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, ये वादा है कि तुम्हें BBC से हटकर खबरें दूंगा। मैंने भी इसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए कहा। हम इंतज़ार करेंगे। इसने मेरी वापसी के वादे को पुख्ता बनाते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अब भी पूरी गर्मजोशी से दिखाई दी, लेकिन दिली दिल में इन्हें बुरी तरह लताड़ रहा था। हट भी जाओ कमबख्तो, वरना भी कोई और भी आ जाएगा। ये वो फिक्रा था जो मेरी ज़ुबान से अदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर ज़रूर गूंज रहा था। एक नया ज़बरदस्त स्कोप के लालच में वो दोनों सामने से हट गए और मार्क अपनी कार को तेज़ी से बाहर निकालता चला गया। मैं तो समझा था कि तुम्हें चोरी छुपे अगवा करके लाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो सबके सामने उठकर चलते आए। अस्पताल से कुछ दूर निकल आने के बाद मार्क ने कार में छाई हुई खामोशी तोड़ते हुए कहा। इसके चेहरे पर ना सिर्फ मुस्कुराहट थी, बल्कि इसका लहजा भी तंजिया नहीं था। लेकिन इन दोनों बातों के बावजूद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझ पर सुबह के अखबारात में छपने वाली खबरों के हवाले से तंज कर रहा है। माजी को भूल जाने की इसी आदत की वजह से तुम सियासतकारों के भंडार खाने में चल रहे हैं। मैंने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। मैं समझा नहीं। इसने कार की स्पीडोमीटर नजरें जमाते हुए कहा। हमारी रफ्तार मामूल से कुछ ज्यादा थी। मतलब ये कि 12 घंटे के अंदर जय्यद किस्म के सहाफ़ी भी ये भूल गए कि आज सुबह के अखबारात में मेरे शदीद जख्मी होने और मौत और जीस में मुब्तला होने की खबरें मौजूद हैं।